अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन आपके सामने दी हुई है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप क्या होता है, ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो एसी के ऊपर ही क्यों काम करता है और डीसी पे क्यों नहीं करता, ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और एट द एंड में आपको असाइनमेंट दूंगा, एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर उसी से मिलते जुलते दो न्यूमेरिकल आपको मैं दूंगा एज एन असाइनमेंट, जो आपने सॉल्व करके मुझे वापस देने होंगे। थैंक यू क्लास। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं बेसिक, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है, और एक तीसरा भी होती है टाइप जिसको कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आगे पढ़ते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। आइए मैं आपको एक लेक्चर दिखाता हूँ जो बेसिक दो टाइप्स के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। Transformers are composed of an iron core ring wrapped in coils. One coil is connected to an AC input voltage and is called the primary coil. The other coil is connected to an output circuit with a load resistance and is called the secondary coil. The two coils are well insulated from each other and do not form a physical electrical connection. This gives a transformer its unique electricity altering properties. Transformers can either step up or step down a voltage. In a step-down transformer, the number of turns in the primary coil is greater than the number of turns in the secondary coil. In a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. The constantly changing current driven by an alternating voltage source induces a changing magnetic field in the core of the transformer. The magnetic field created by the alternating current in the primary coil generates the flux in the transformer core. The secondary coil converts the flux back into current flow and produces a voltage at the load or resistance in the secondary circuit. If there are fewer coil turns on the secondary than on the primary, this is called a step-down transformer. The resulting voltage in the secondary circuit will be less than the primary. In this example, we have 20 turns on the primary coil and 10 turns on the secondary coil. To determine the decrease in voltage occurring in this step-down transformer, we can use a simple ratio formula. This formula simply states that the secondary voltage to primary voltage ratio is the same as the secondary coil to primary coil turn ratio. Rearranging the formula and then dividing 10 turns by 20 turns, we get 0.5 multiplied by 120V. This results in a calculated step-down voltage of 60 volts. यह आपने एक CBT देखी और इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन बताया गया, और बेसिकली आपको डिफरेंस बताया गया दोनों में कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें सेकेंडरी टर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी टर्न्स, और स्टेप डाउन के अंदर जो है वो सेकेंडरी टर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी टर्न्स। तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं बेसिक। इसके अलावा एक और टाइप भी होती है, उसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसमें जितने प्राइमरी के ऊपर टर्न्स होते हैं उतने ही सेकेंडरी पे होते हैं, दोनों इक्वल होंगे हमेशा। वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है और वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो सर्किट्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर उसको लगाया जाता है। वो आइसोलेशन एक क्रिएट कर देता है, और अभी हम उसको आगे डिस्कस भी करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीजेज द वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है प्राइमरी से सेकेंडरी तक। वजह क्या होती है? मोर सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, उसके सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स ज़्यादा होते हैं देन प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स के मुकाबले में। इस कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो स्टेप अप कहलाता है। मैंने आपको बताया कि ईएमएफ इंड्यूस जो होती है वो डिपेंड करती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर, और वो डिपेंड करती है
आपकी n पर, नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो ये दोनों पर डिपेंड करती है वो। तो हम नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ा देते हैं सेकेंडरी के तो फिर ईएमएफ बढ़ जाती है, और अगर हम कम कर देते हैं तो कम हो जाती है। तो स्टेप अप वो होता है जिसमें वोल्टेज इंक्रीज करता है प्राइमरी टू सेकेंडरी और करंट कम हो जाता है। यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख रहे हैं कि आपके आगे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग शो की हुई है जिसपे हमने 100 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं और 10 एम्पेयर का करंट है। और टोटल जो आप हमेशा याद रखें, ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर होती है, प्राइमरी पे जो पावर होती है उतनी ही सेकेंडरी पे होती है, हमेशा याद रखें। और अब आप देख रहे हैं कि जब आपने इसमें 5 टर्न्स है प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी में 20 टर्न्स है, और जब आपने देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे आपको 400 वोल्ट्स मिल रहे हैं और आपका जो करंट है वो रिड्यूस होकर 2.5 एम्पेयर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है, लेकिन आपके पास जो चीज़ कम हो रही है वो बेसिकली आपका करंट है। तो पावर हमेशा सेम रहती है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है कि वो पावर सेम रहती है। तो पावर तो सेम रहती है, यहाँ पर एनर्जी सेम रहती है, तो और एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है, तो वो आपका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर जाता है सर। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड करता है। EMF इज इक्वल्स टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपके टर्न्स के डिफरेंस की वजह से, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी में 5 टर्न्स है, सेकेंडरी में 20 टर्न्स है, इनके डिफरेंस की वजह से आपका वोल्टेज जो है वो स्टेप अप हो जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर ट्रांसफार्मर दैट डिक्रीजेस वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। वो ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी से सेकेंडरी वोल्टेज डिक्रीज होता है, लेस सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स देन प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग्स के टर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं और प्राइमरी के ज़्यादा होते हैं। ये स्टेप डाउन कहलाता है, क्योंकि n कम हो जाता है तो EMF इंड्यूस भी कम हो जाती है। इस कॉल्ड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें आपके पास एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक कोर है, और अब आप देख रहे हैं कि आप 100,000 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट पे आपको 200 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर 1000 वोल्ट्स हैं तो करंट 2 एम्पेयर है, यहाँ पर करंट आपका बढ़ गया है, 10 एम्पेयर हो गया। पावर आपकी कंजर्व है, पावर आपकी जो है वो सेम है, जितनी आपकी इनपुट प्राइमरी की पावर है उतनी आपकी सेकेंडरी पे आपको पावर मिल रही है। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं कि 2000 वाट आप प्राइमरी पे अप्लाई कर रहे हैं, 2000 वाट आपको सेकेंडरी पे मिल रही है। यहाँ पे बस नंबर ऑफ टर्न्स का फ़र्क है कि यहाँ पर प्राइमरी में जो टर्न्स है वो 50 टर्न्स है और सेकेंडरी में जो है वो 10 टर्न्स है, और उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो रही है कि आपका वोल्टेज जो है स्टेप डाउन हो रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बहुत सारी जगहों पे, लैपटॉप के चार्जर्स में और बहुत सारी जगहों पे आपका जो PMT है उसमें 20,000 पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपके इलाकों में आ रहा होता है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस उसके ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन वो आपके घरों में 220 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, PMT पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। तो सारे घरों में 220 दे रहा होता है, उनको स्टेप डाउन करके आपके घरों तक पहुंचा रहा हो। तो आप जगह जगह चाहें तो आप देख सकते हैं आपकी अप्लाइंसेस में जगह जगह जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, जो हाई वोल्टेज को जो है वो कम वोल्टेज करके और आपकी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को, डिवाइसेस को दे रहे होते हैं। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद ही एक होता है बड़ा स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या होता है जी, जितने प्राइमरी के आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा है, जितने प्राइमरी में टर्न्स बने हुए उतने ही सेकेंडरी में बने हुए। दिस इज़ कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये आप देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग नज़र आ रही है, सेकेंडरी है, यहाँ पे AC सोर्स लगी हुई है, लाइव और न्यूट्रल, और ये आपकी लाइन जा रही है आपकी जो भी डिवाइस है उसके साथ कनेक्टेड है, बीच में कोर है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग पावर टू सम इक्विपमेंट और डिवाइस व्हाइल आइसोलेटिंग द पावर डिवाइस। जिस डिवाइस को ये पावर कर रहा है फ्रॉम द पावर सोर्स, उसके साथ आइसोलेशन होती है। ये डायरेक्टली उसके साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता थ्रू वायर्स, बल्कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और जो करंट गुजरता है जब कॉइल में से, प्राइमरी कॉइल में से, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और वो फ्लक्स जो है वो जब कट करता है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को, तो वो वोल्टेज जो है उसको कट करने के बाद वो जो है वो उसकी वजह से उसमें इंड्यूस हो जाती है EMF, और ये आपके इक्विपमेंट को जो कोई हाई वोल्टेज स्पाइक्स वगैरह आ जाती हैं और डिफरेंट किस्म का सर्ज आ जाती है उससे बचाता है। इसलिए इसका काम होता है इक्विपमेंट की सेफ्टी। और डिवाइस वाइल इन आइसोलेटिंग द पावर डिवाइस फ्रॉम द पावर सोर्स, पावर सोर्स से आइसोलेट कर देता है ये, यूजुअली फॉर सेफ्टी रीज़न।
सेफ्टी पर्पजेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा हमेशा इसमें जो रेशो होता है बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स वो 1:1 होता है। जितनी इसकी इनपुट होगी उतनी आउटपुट होगी, जितनी ये वोल्टेजेस इनपुट पे आप इसके देंगे आउटपुट पे उतनी वोल्टेजेस आपको सेकेंडरी पे मिलेंगी। सही है, आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर लॉसेस, ट्रांसफार्मर की कोर में लॉसेस भी होते हैं। आइडियली तो हम कहते हैं ना कि जितनी हम पावर इनपुट पे दे रहे हैं उतनी आउटपुट पर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता और ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। और हर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है कुछ परसेंट, किसी की 40% होती है, किसी की और ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये क्यों होती है? ये लॉसेज होते हैं। जितना आपने फॉर एग्जांपल इसकी इनपुट पे 100 वाट दिए तो आउटपुट पे आपको 100 वाट एग्जैक्ट पावर नहीं मिलेगी, कुछ पावर लॉस हो जाती है एज हीट, और मुख्तलिफ किस्म के लॉसेस हीट में कन्वर्ट होकर वो ज़ाया हो जाती है। ट्रांसफार्मर लॉसेस हैव 2 सोर्सेज, 2 तरह की सोर्सेज होती हैं। एक कॉपर लॉस होता है जो वाइंडिंग में होता है, और मैग्नेटिक लॉस होता है जो कोर में होता है। कॉपर लॉसेज आर कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये वायर की रेजिस्टेंस, I2R लॉसेज भी इनको कहते हैं। ये जो वायर होती है आपकी जो वाइंडिंग्स होती है उनके अंदर ये लॉस होता है। मैग्नेटिक लॉसेज आर कॉज्ड बाय एडी करंट्स एंड हिस्टेरेसिस इन द कोर। जो मैग्नेटिक लॉसेज होते हैं वो आपके एडी करंट्स बनते हैं और हिस्टेरेसिस यानी कि आपकी कोर के अंदर ये लॉसेज होते हैं। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि एडी करंट लॉसेज क्या होते हैं और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। कॉपर लॉस इज अ कांस्टेंट आफ्टर द कॉइल हैज बीन वून्ड एंड देयरफॉर अ मेजरेबल लॉस। कॉपर लॉस जो है वो मेजरेबल होता है, आप मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी एनर्जी कॉपर जो आपकी वाइंडिंग है उनके अंदर लॉस हो रही है और वो कन्वर्ट हो रही है हीट में। हिस्टेरेसिस लॉस इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज एंड करंट। एक स्पेसिफिक लॉस के लिए जो कोर के अंदर हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट के लिए कांस्टेंट होता है। ये कोर से एसोसिएटेड लॉस है। कॉपर लॉस जो है वो लॉस होता है जो वाइंडिंग में होता है। हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो आपकी कोर के अंदर होता है। एडी करंट लॉस हाउएवर इज डिफरेंट फॉर ईच फ्रीक्वेंसी पास थ्रू द ट्रांसफार्मर। ये हर फ्रीक्वेंसी के लिए एडी करंट लॉस जो है वो उस पर अलग अलग होता है। प्रैक्टिकल पावर ट्रांसफार्मर्स ऑल्दो हाईली एफिशिएंट आर नॉट परफेक्ट डिवाइसेस। आपके जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो बड़े एफिशिएंट होते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं होते। 100% उनकी एफिशिएंसी नहीं होती, बल्कि ये 80 to 90% के दरमियान ये एफिशिएंसी होती है आपकी। स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैव एन 80 to 90% एफिशिएंसी। 80 to 90% इनकी एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर्स की। वाइल लार्ज कमर्शियल लाइन ट्रांसफार्मर्स में हैव एफिशिएंसीज एक्सीडिंग 98%। 98% से ज़्यादा भी बड़े जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी एफिशिएंसी हो सकती है। द टोटल पावर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज अ कम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लॉसेस। जो टोटल आपका पावर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में वो 3 तरह के लॉसेस का कम्बिनेशन होता है। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एडी करंट लॉस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं और कॉपर लॉसेस होते हैं। आइए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। वन लॉस इज ड्यू टू द डीसी रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो रेजिस्टेंस होती है नॉर्मल मजम्मत, उसकी वजह से आपके डीसी रेजिस्टेंस की वजह से जो आपकी जो कॉपर आपकी जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की, उसमें जो लॉस होता है वो होता है। दिस लॉस इज कॉल्ड कॉपर और I2R लॉस। इसको कॉपर या I2R लॉस कहते हैं। द 2 अदर लॉसेज आर ड्यू टू एडी करंट्स एंड ड्यू टू हिस्टेरेसिस। जो 2 अदर लॉसेज होते हैं उसमें एक एडी करंट होता है और एक हिस्टेरेसिस होता है इन दी कोर। ये एडी करंट लॉस हमेशा याद रखें, और जो हिस्टेरेसिस लॉसेज होते हैं ये सारे कोर में होते हैं, और जो कॉपर लॉस होता है वो वाइंडिंग में होता है इन दी कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस रिजल्ट इन अनडिजायरेबल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। अब इसमें लॉसेज में होता क्या है? ट्रांसफार्मर लॉसेज में होता ये है कि आपकी जो एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हिस्टेरेसिस लॉस इन ट्रांसफार्मर। हिस्टेरेसिस लॉस इज ड्यू टू रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द ट्रांसफार्मर कोर। जब आपका जो साइकिल चेंज होता है तो आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन चेंज होती है करंट की। एसी साइकिल चेंज होता है, पॉजिटिव साइकिल है या नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव होता है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है, नेगेटिव में कुछ और होती है। और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि कोर जो होती है उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेट बन जाता है इलेक्ट्रो, और हर साइकिल में उस मैग्नेट के पोल्स चेंज होते हैं।
तो जब वो पोल्स चेंज होते हैं, मैग्नेटाइजेशन रिवर्स होती है, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स भी जो है मूव करते हैं और उनकी वजह से उनमें फ्रिक्शन पैदा होती है और उनकी वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर ज़ाया हो जाती है। दिस लॉस डिपेंड अपॉन वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ आयरन, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स, फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी, एंड वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, वो फ्लक्स कितना बना रहा है, ये सारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आपकी कोर में ये हिस्टेरेसिस लॉस होता है और ये ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन रिवर्सल होता है। एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर, एडी करंट लॉस क्या होता है? इन ट्रांसफार्मर एसी करंट इज सप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग विच सेट्स अप अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल आपने पढ़ा है पीछे कि यही प्रिंसिपल होता है कि ट्रांसफार्मर में जब हम एसी जो वोल्टेज है जब वो हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मीन्स वो एक्सपेंड हो रहा होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है और डायरेक्शन भी अपनी चेंज कर रहा होता है, ये डेवलप हो जाता है। व्हेन दिस फ्लक्स लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग इट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। जब ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ को कट करता है, उसके साथ लिंक होता है, तो ये उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। बट सम पार्ट ऑफ दिस फ्लक्स ऑल्सो गेट्स लिंक्ड विद अदर कंडक्टिंग पार्ट्स लाइक स्टील कोर और आयरन बॉडी और द ट्रांसफार्मर which will result in induced electromotive force EMF in those parts causing small circulating current in them। अब ये जो आपका फ्लक्स होता है ये जब कोर के साथ लिंक होता है तो ये कोर के अंदर भी जो है ये प्रोड्यूस कर देता है, EMF इंड्यूस कर देता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि which will result in induced EMF in those parts causing small circulating current in them, उसमें एक करंट प्रोड्यूस कर देता है। This current is called the eddy current. Due to these eddy currents, some energy will be dissipated in the form of heat. और इस eddy current की वजह से कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दो तरह के हमारे कोर लॉसेज हैं। और वाइंडिंग लॉसेस या कॉइल के अंदर जो लॉसेज हैं उसको कहते हैं कॉपर लॉस और I²R लॉस। ये आपने समझ लिया, एक मैग्नेटाइजेशन रिवर्सल, अंदर मॉलिक्यूल्स रिवर्स करते हैं, उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है और एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में। दूसरा कि जब ये आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये जो है वो लिंक करती है आपकी कॉइल के साथ, कोर के साथ, तो कोर के अंदर भी जो है ये उसके अंदर भी एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज नोन एज द एडी करंट, और उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपके तीन तरह के कॉपर लॉसेज हैं। इनका इफेक्ट क्या है आपने देख लिया कि आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, किसी की 80 to 90% है, बड़े जो कमर्शियल है उनकी 98% तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है उनकी एफिशिएंसी, डिज़ाइन आपने किस तरह का किया है उनको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क ओनली ऑन AC करंट एंड नॉट ऑन DC। ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ AC पे काम करते हैं और DC पे नहीं। अब मैं आपको इसकी रीजनिंग दे रहा हूँ। एज इन DC वोल्टेज बिगिंस ऑलवेज बीइंग ऑलवेज कांस्टेंट। DC में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। द चेंज इन फ्लक्स इज जीरो और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी AC में जीरो होता है। सो नो म्यूचुअल इंडक्शन, उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। म्यूचुअल इंडक्शन उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में वो चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। दस ट्रांसफार्मर्स कांट वर्क विद अ DC सप्लाई, इसीलिए ट्रांसफार्मर DC सप्लाई के साथ काम नहीं कर सकते, उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। When we use DC sources, the magnetic field produced by a DC current is uniform. वो यूनिफॉर्म होती है। It's not expanding, it's not contracting, it's not changing the amplitude. उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होता, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती। And does not change over time, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इसीलिए ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ AC पे काम कर सकते हैं जिनके अंदर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, जिनमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है, जिसकी वजह से जो है वो EMF इंड्यूस होती है सेकेंडरी में कॉइल के अंदर। ये हम एक छोटी सी CVT देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है। Why transformer works only on AC current and not on DC? Let's untangle in this video. First, let's understand how magnetic field induces electricity. Let's do the experiment we did in school. Put a magnet in front of a winding which is connected to a galvanometer. When the magnet is stationary, there is no electricity flowing in the circuit. And
hence no deflection of the needle of galvanometer. But when we move the magnet side by side, the electricity is induced in the winding and flow through the circuit, and galvanometer shows that up. But what actually happens inside? Let's see. Free electrons in a conductor get attracted to the magnetic field. If the magnet is stationary, then the electrons remain in same position after attraction. But as you move the magnet side by side, the electrons try to follow the magnet and move in one direction. This directional flow of electrons is what we call as electricity. So, to induce electricity, changing magnetic field is mandatory. Coming to transformers, if we put DC current in the primary winding, it will make a simple electromagnet with north and south pole on either sides. But as there are no moving parts in transformers to move the magnet we have made side by side as we did in experiment, it can only act like a simple stationary magnet. Hence, there is no change in magnetic field over time, meaning no electricity flow in secondary winding. Now as to make that happen, you have to continuously keep changing the magnetic field, but motion of primary winding to do so is not possible. But we are smart enough to find a solution for it, and that's changing the direction of flow of current continuously in primary winding. When current flows this way, then this side becomes north and this becomes south. Now if we change the direction of flow of current, then this side becomes north pole and this becomes south. So we get change in magnetic field by changing the direction of flow of current, which actually induces electricity in the secondary winding. Now, to keep electricity flowing continuously in secondary winding, you have to continuously keep changing the direction of flow of current. And what's the easiest way of doing it? It is using alternating current. As alternating current flows in sine wave form, its direction of flow continuously changes. So, by simply connecting the primary winding with AC supply, you get electricity flowing in secondary winding without any moving parts or requirement to swap terminals each time to change the direction of flow of current. That's why we use AC current in transformers and DC won't work. As simple as our school experiment. If you learned something new, check out other videos on our channel and subscribe for the new ones. Also make ये बेसिकली हमने देखा कि क्यों जो है वो ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम कर सकता है और डीसी पे काम नहीं करता। इसकी जो रूट है वो मैंने आपको बता दी है कि वो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर है और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, और उसको अगर दूसरी कॉइल के अंदर जो नेबरिंग कॉइल है उसमें अगर उसे इंड्यूस करवानी है ईएमएफ, तो उसको एक ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना पड़ेगा प्राइमरी कॉइल को कि जो चेंज हो रहा हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा हो, तब जाके सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है या सेकेंड जो कॉइल आपकी है उसके अंदर जो है वो इंड्यूस होगी ईएमएफ। आगे हम आते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा इसका नाम है ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस टेस्ट। ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस का टेस्ट किया जाता है। आप अपना सबसे पहले इस टेस्ट के लिए आपको ओम मीटर चाहिए। आप डिजिटल मल्टीमीटर लें, उसको ओम के ऊपर सेट करें और अपने मल्टीमीटर के थ्रू मेजरमेंट लें, प्राइमरी वाइंडिंग की कनेक्ट करें उसके साथ प्राइमरी वाइंडिंग को और चेक करें कि क्या रेजिस्टेंस आपके पास आ रही है। कनेक्ट एन ओम मीटर अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड रिकॉर्ड द रेजिस्टेंस। आप जो है वो पहले प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करके चेक करें, रेजिस्टेंस लें और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस टेस्ट। इससे आपको मालूम होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो फॉल्टी तो नहीं है, उसकी वाइंडिंग जो है वो डैमेज तो नहीं हो गई है। अगर वाइंडिंग डैमेज हो गई होगी तो फिर वो अपना फंक्शन नहीं कर सकेगा। आगे चलते हैं। इफ एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड इन ईदर ऑफ द टू टेस्ट, प्राइमरी का टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ रही है, वो ओपन शो कर रहा है, या सेकेंडरी का आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ रही है, वो ओपन शो कर रहा है, दिस विल इंडिकेट एन ओपन सर्किट इन दैट वाइंडिंग। वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो वाइंडिंग है वो ओपन हो चुकी है एंड हिंस नॉन फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो फॉल्टी है, वो फंक्शन नहीं करेगा, चाहे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग डैमेज हो गई है चाहे आपकी सेकेंडरी डैमेज हो गई है। द रेजिस्टेंस वैल्यूज ऑफ बोथ वाइंडिंग्स में डिफर।
जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं दोनों वाइंडिंग्स की, वो उसमें फ़र्क हो सकता है क्वाइट सब्सटेंशियली ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टर्न्स की डिफरेंस की वजह से। ज़ाहिर है कोई स्टेप अप है स्टेप डाउन है तो उनके टर्न्स के डिफरेंस की वजह से रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं ऑन ईच वाइंडिंग, हर वाइंडिंग के ऊपर। एंड ऑल्सो द डिफरेंस इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है किसी कम है तो फिर डिफरेंस आएगा रेजिस्टेंस वैल्यूज़ में ऑफ द वायर इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। लेकिन ये एक बड़ा छोटा सा टेस्ट है जो ट्रांसफार्मर्स का किया जाता है चेक करने के लिए कि वो ओपन तो नहीं हो गए, अंदर से ओपन सर्किट तो नहीं हो गए, उनकी वाइंडिंग डैमेज तो नहीं हो गई है। इस टेस्ट से हम पता कर लेते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट है जो आप मल्टीमीटर के साथ ट्रांसफार्मर का कर सकते हैं। ये फार्मूला है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है। आप देखें तो इसमें Vs अपॉन Vp NS अपॉन NP, NS अपॉन NP, ये एक फार्मूला है। Vs स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वोल्टेज, Vp स्टैंड फॉर प्राइमरी वोल्टेज, NS स्टैंड फॉर secondary winding, number of turns of the secondary winding, and NP stands for number of the turns या number of windings of primary coil। और ये आपके आगे एक और डायग्राम दी हुई है और उसमें आपको लेबल किया हुआ है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। ये Vp है, प्राइमरी वोल्टेज आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। ये आपका Vs है, सेकेंडरी वोल्टेज आपके लोड के ऊपर जो आपके आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ये Ip ये आपका जो है प्राइमरी करंट है, Is आपका सेकेंडरी करंट है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो करेगा। NP आपकी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग और NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये इक्वेशन बनी हुई है। इस इक्वेशन में आपको करंट भी शो किया हुआ है। Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू, ये उल्टा होता है करंट के मामले में, Is अपॉन Ip। ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप समझ सकें इस फार्मूले को यूटिलाइज कैसे करना है। और E जो है वो हमने V की जगह यहाँ लिया हुआ है, E हमने EMF से लिया है। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 400 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 1200 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। एक ट्रांसफार्मर है उसमें 400 टर्न्स प्राइमरी पर हैं और 1200 टर्न्स जो है वो सेकेंडरी पर है। इफ़ 120 वोल्ट्स ऑफ AC, अगर 120 वोल्ट AC के हैं करंट है, आर अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी, वो प्राइमरी के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, प्राइमरी आपको वोल्टेज दिया हुआ है 120 वोल्ट दिया हुआ है, व्हाट वोल्टेज इज इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी, सेकेंडरी पे क्या वोल्टेज इंड्यूस होगा। यानी आपको आपके पास जो है इस इक्वेशन में 4 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, और उसमें से आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं 3 की, तो एक की आपको निकालनी है। तो आपने सिंपली फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, ES आपको फाइंड आउट करना है, उसके नीचे आपने वैल्यू पुट कर दी जी, EP की 120 वोल्ट है, उसके बाद आपने NS की वैल्यू पुट कर दी 1200 वोल्ट्स, और आपने उसके बाद पुट करती जी वैल्यू पुट कर दी जी NP की, वो 400 टर्न्स है, और उसके बाद आपने इनको जब सॉल्व किया तो आपके पास एट दी एंड सेकेंडरी वोल्टेज आ गया जी 360 वोल्ट्स। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल बताई हुई है, इसको अच्छी तरह से आपने करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर किस तरह से, ट्रांसफार्मर की एक आपको इक्वेशन के सॉल्व करने को दी जाती है, एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसमें आपको इसी तरह का एक न्यूमेरिकल आता है कि जी ये वैल्यू है जी प्राइमरी वोल्टेज की और ये सेकेंडरी की, और आप बता दें जी कि नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी कितने हैं। तो ये आपने करना। आगे ये आपका असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, ये आपने करना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर हैज़ प्राइमरी ऑफ 6000 टर्न्स, एक प्राइमरी है उसके अंदर, यानी वो वाइंडिंग जो इसी के साथ लगी है उसमें 600 टर्न्स है, एंड अ सेकेंडरी ऑफ 150 टर्न्स, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें 150 टर्न्स है। द प्राइमरी इज़ कनेक्टेड विद द AC सप्लाई, प्राइमरी आपको पता है AC सप्लाई के साथ कनेक्टेड होती है, यहाँ पर 240 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। 3 ओम रजिस्टर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी, 3 ओम जो रजिस्टर है वो सेकेंडरी के साथ कनेक्टेड है। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो द अबव अरेंजमेंट, ये आपने इसमें एक सर्किट डायग्राम बनानी है। अज्यूमिंग दैट द ट्रांसफार्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे ट्रांसफार्मर हैं ये 80 to 90% होती है इनकी एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पर आपने अज्यूम करना है कि PP इज इक्वल टू PS, यानी प्राइमरी पावर जो है इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। अज्यूमिंग दैट द ट्रांसफार्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 100%, जब भी आप उसको अज्यूम करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी, सही है ना। पावर ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू पावर ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपने अज्यूम करना है इसके लिए।
द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आपने निकालना है, कितना वोल्टेज रजिस्टर पर ड्रॉप हो रहा है, आपको पता है वो फार्मूला कौन सा हम यूज़ करेंगे। द करंट थ्रू द रजिस्टर के अंदर से कौन सा करंट जा रहा है, द करंट इन द प्राइमरी सर्किट पे कौन सा करंट गुजर रहा है, पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई, पावर कितनी है सप्लाई से जो आपने ली है, और द पावर डेसिपेटेड वेस्टेड एज हीट इन द रजिस्टर की कितनी पावर है, P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ये आपने फार्मूले यूज़ करने हैं और आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। 6 वोल्ट 12 वाट बल्ब ऑपरेट्स फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर। एक 6 वोल्ट का बल्ब है जो 6 वोल्ट का बल्ब है जो 12 वाट का है, और उसको ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया गया है। 240 वोल्ट AC सप्लाई उसकी 240 वोल्ट है। इफ देयर आर 8000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी के ऊपर 8000 टर्न्स है, हाउ मेनी टर्न्स आर ऑन दी सेकेंडरी टर्न्स आपने कैलकुलेट करके हमें बताने हैं इसके अंदर। और जो है व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी के अंदर करंट कितना है, और फिर वही अजम्पशन है कि आपके ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट है। तो ये हमारे 2 न्यूमेरिकल्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर फर्दर और अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। आज हमने क्या पढ़ा जी? आज हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़े। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स। एक हमारे पास स्टेप अप है जो वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देती है। क्यों करती है जी? क्योंकि प्राइमरी में उसकी जो वाइंडिंग्स होती है वो कम होती है, सेकेंडरी में वाइंडिंग के टर्न ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो वोल्टेज होता है वो उसको डिक्रीज़ कर देता है लेकिन फिर करंट बढ़ा देता है। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर जो स्टेप डाउन होता है इसके अंदर प्राइमरी के टर्न ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी के कम होते हैं। और एक ऐसा भी ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न बराबर होते हैं और वो सेफ्टी पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। हमेशा 1:1 का रेशो होगा उसकी दोनों टर्न्स के दरमियान। तो ये हमने आज पढ़ा और उसके अलावा हमने ट्रांसफार्मर का फार्मूला भी पढ़ा, जिसकी वजह से हम जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी के, प्राइमरी के और प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज फाउंड कर सकते हैं। और उसका न्यूमेरिकल भी देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर इसको फर्दर आगे लेके जाते हैं इस टॉपिक को। थैंक यू क्लास।